सर 25 तारीख को तो छुट्टी रहेगा शनिवार को। देख सीक्वेंशियल मॉडल में हम लोग पढ़ रहे थे कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन को कहते हैं, इसको एक नाम और है, इसको कहते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी, देखो तो सिटी में SITY है क्या, देख तो रे करके, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अच्छा यहाँ पर वो है, विश्वजीत कर लेगा। कंजम्पशन फंक्शन को जो है आपका, हाँ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहते हैं, समझ रहे हैं। चाहे वो कहे कि व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन फंक्शन या व्हाट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आंसर विल बी द सेम, है ना उसका। अच्छा, ये जो होता है दिस थ्योरी बेस्ड अपॉन, ये थ्योरी जो है बेस्ड है अपॉन फंडामेंटल, इसको फंडामेंटल इसे लिखना है, यानी वो जो है यह थ्योरी जो है बेस्ड है, इसे टर्म्स पढ़ना काम आएगा, फंडामेंटल साइकोलॉजी। ये सब इंफॉर्मेशन के लिए है, आप अपने नोट्स में बना सकते हो। फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ है ना, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। यह थ्योरी जो है वो बेस्ड अपॉन है किस पर, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल थ्योरी। समझ रहे हो अमन? हाँ, मतलब ये कहता है कि men are disposed, यानी ये मान ली जाती है एज ए रूल, एज ए रूल। ये देखना साइकोलॉजी, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ, ये टर्म लिखना। देख तो उसमें फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ, men are disposed as a rule and on average men are disposed of as a rule and on average of इंक्रीज, आप अपना नोट्स में इसको लिख सकते हैं, इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर when their income increases, यानी यह मान ली जाती है कि जो भी माने ह्यूमन बीइंग हैं वो एवरेज जो है उनका ये होता है, एवरेज का मतलब क्या हुआ कि एक एवरेज जो आइडियाज है, क्या लिखा है फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ, कंजम्पशन फंक्शन, एक मिनट, ऑन द
ऑन द एवरेज, Yes, sir. On the average. ऑन द एवरेज लिखा है ना, रुक न रे, Yes, sir. ऑन द एवरेज। To increase. अच्छा, ऑफ की जगह टू इंक्रीज, Yes, sir. टू इंक्रीज, Their consumption. अच्छा, इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देयर कंजम्पशन Consumption as their. एज देयर या व्हेन देयर इनकम इंक्रीजेज Yes, sir. बट नॉट, रुक हमको लिखने दे, Yes, sir. जहां गड़बड़ होगा बोलना, बट नॉट बाई लिखा होगा, Yes, sir. बट नॉट बाई एज मच, Yes, sir. एज मच एज देयर इनकम, There नहीं sir. The increase लिखो. द इंक्रीज इन देयर इनकम, Yes. द इंक्रीज इन देयर इनकम, Sir यहाँ the. इन देयर इनकम भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रहे हो अमन? क्या कहता है? कहता है कि मेन आर डिस्पोज्ड एज ए रूल और एंड ऑन द एवरेज टू इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज देयर इनकम इंक्रीजेज बट नॉट बाई एज मच एज देयर द इनकम इंक्रीज, है ना, इंक्रीज इन देयर इनकम। मतलब अमन इस बात को यूँ समझो कि ये बात समझाई जा रही है कि जितना जो है ह्यूमन बीइंग का इनकम बढ़ता है वो पूरा का पूरा पैसा एक्सपेंडिचर पे खर्च नहीं करता, और समझा रहे हैं ना। इसीलिए कंजम्पशन फंक्शन को डिफाइन करते समय इसमें होता है कि कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम based upon the fundamental psychological law. According to this law, men increase, men के मतलब human being, household increases its expenditure, consumption expenditure when income increases. Clear? हाँ, but not as much as इनकम इनकी, जितना इनकम 100 रुपये इनकम बढ़ा तो आप 100 रुपया ही खर्च नहीं करेंगे, है ना, उसका कुछ ना कुछ पोर्शन को आप होल्ड कर लेंगे या उसको कुछ अदर एप्लीकेशन में डाल देंगे। ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। ये आप डिफिनेशंस लिखते समय आप लिखेंगे ना कि व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन फंक्शन, है ना, व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन फंक्शन, तो कह सकते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन शोज या एस्टेब्लिशेस और फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन स्पेंडिंग्स यानी प्लान्ड डिजायर्ड कंजम्पशन स्पेंडिंग्स एंड डिस्पोजेबल इनकम, this theory is based upon the fundamental psychological law. The law states that men are disposed as a rule and on the average of to increase in their consumption expenditure as their income increases but not by as much as their income as much as increase in their income. Very simple. The relation between the consumption spendings and disposable income is positive or direct. That means income rises, expenditure also rises. बात समझ में आ रहे हैं? इतनी बात तो हम लोग कुछ डिस्कस कर लिए थे। अब इससे जो है आपका जो है निकलते हैं कि एट्रीब्यूट्स मतलब क्या समझते हैं? एट्रीब्यूट्स मतलब कुछ उसमें पावर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स,
कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ बोलो, कंजम्पशन फंक्शन है ना। CF से कंजम्पशन फंक्शन लिखेंगे, कंजम्पशन फंक्शन के लिए हम लोग CF रखेंगे, है ना। बार बार लिखने से बचेंगे। कंजम्पशन फंक्शन को हम लोग बार बार क्या लिखेंगे, CF, हाँ। CF तो एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। और समझ में आ रहे हैं? क्या कर रहा है रे, क्या देख रहा है? किसका? अरे विशेषताएं। क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है? बोल। कभी कभी पूछ देता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आ रही बात समझ में? हाँ बोलो। और आवाजें कट जा रही है, कोई बात नहीं। ओ हमको बेकार इसको मिटा दिया। हाँ देख, पहला जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन कहने का मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर समझा जाए, है ना। कंजम्पशन इज ए स्टेबल फंक्शन। कंजम्पशन इज ए स्टेबल फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। केवल इनकम लिख देते हैं। यहाँ बार बार हम लोग यही समझेंगे किन्स के लैंग्वेज में कि ये हमारा रिलेशनशिप डिस्पोजेबल इनकम और प्लांट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। समझ रहे हो अमन? ठीक। कंजम्पशन इज ए स्टेबल फंक्शन ऑफ इनकम। बार बार हम लोग इसी बात को समझेंगे। इनकम मतलब डिस्पोजेबल और इनकम, हाँ, यानी दैट इज C इज ए फंक्शन ऑफ Y। दूसरा क्या होगा इसका कि द रिलेशन between the both is positive। माने एकदम सिस्टमाइज लिख देते हैं ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको अपने ढंग से एलाबोरेट कर सकते हो, है ना। कि द रिलेशन बिटवीन द बोथ इज पॉजिटिव, मतलब इनकम rises consumption एक्सपेंडिचर। क्या लिखोगे? बोलो, कुछ भी लिख दे। लिख सकते हैं फॉलोज, उसी के ढंग से बढ़ता है। माने टर्म्स हैं, यूज करते रहोगे तो आ जाएगा। और तीसरा एट्रीब्यूट्स क्या लिखें? तीसरा एट्रीब्यूट्स लिखेंगे कि
कंजम्पशन स्पेंडिंग increases है ना, कंजम्पशन इंक्रीजेज विथ एंड क्या लिखेंगे अमन, इंक्रीज इन इनकम, हाँ, बट नॉट बाई, हाँ, एज मच एज, हाँ, इंक्रीज, वही बातें हो गई जो वहाँ लिखा जाता है, लेकिन हाँ अलग अलग हेड्स में लिखने से आपको ध्यान रहेगा, इज इंक्रीज इन, कहीं कहीं ये भी लिख दे, हाँ, डिस्पोजेबल इनकम, है ना, दिस इज इन द किन्स वर्ड, इसी बात को किन्स क्या कहता है ना, मार्जिनल propensity to consume that is MPC will be मत लिखो, इज लिख दे, हाँ, इज लेस देन 1, that is MPC लेस देन 1, 3। अब फोर्थ क्या लिखेगा, in short run MPC must be less than APC, MPC must be less than APC, but in the long run MPC इक्वल APC, लॉन्ग रन में दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है ना। तो ये जो है आपके 4 क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आर्य में इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अमन कोई बातें, कोई दिक्कत, ठीक, हाँ हाँ, अच्छा, ये तो बातें समझ में आ गई कि किन्सियन मॉडल में किन्स का जो है उसका जो रिलेशंस थे ये बातें आ गई। अब आ जाइए इसमें एक चीज सीखिए, वो कि एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब क्या हुआ कि टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी
कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डिस्पोज्ड ऑफ इनटू टू, यानी दो एक्सपेंडिचर को मिलाकर आपका एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। तो एक जो होता है आपका कहते हैं ऑटोनोमस, एक होता है ऑटो, इस पर नोट्स बनाते जाना जैसे भी मौका मिलेगा। ऑटोनोमस, क्या बोले, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कह सकते हैं कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंजम्पशन फंक्शन। तो उसमें जो है पहले तो वहां रिलेशन को एस्टेब्लिश कर देंगे अमन, उसी बात को और आगे बढ़ाना है तो क्या कर सकते हैं, फर्दर एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर may be disposed of into two. One is autonomous consumption expenditure and another is induced consumption expenditure. And when you are said to be to define the both types of expenditure, how will you do that? Then what will be your answer? What is autonomous expenditure? यानी हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, आप लोग इसको एलाबोरेट कर लीजिएगा, है ना, इसको थोड़ा सा कंप्रिहेंसिबल बना लीजिएगा स्टेटमेंट को अमन। हाँ, मैंने उसको कम से कम आप पढ़ने लायक कंप्रिहेंसिबल यानी कि एलाबोरेट कर लीजिएगा स्टेटमेंट्स में। तो कह सकते हैं कि द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच डज नॉट depend on income is known as autonomous consumption expenditure, है ना, कि जो हर हाल में एक्सपेंडिचर होना ही है, मतलब आप लिख सकते हो यहां सच expenditure exist even if present income या करेंट, प्रेजेंट की जगह करेंट लिख दे, करेंट इनकम इज जीरो। बस समझा रहे हैं कि माने जो इनकम माने जो एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंट इनकम जीरो रहने पर भी जो एग्जिस्ट करता हो उसे ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। बस समझ आ रही है? अच्छा, कह सकते हैं कि द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैन बी शोन विद द फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ पर जीरो, यहाँ पर वाई, यहाँ पर सी, यहाँ लिख देंगे आप इनकम भी लिख सकते हैं या नेशनल इनकम लिख दीजिए, और यहाँ पे सीधे कंजम्पशन, हाँ कंजम्पशन नहीं हटेगा तो यहाँ पर हम स्पेंडिंग्स लिख देते हैं, है ना।
कंजम्पशन ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हमारे पास सी हो गया। C0 लिख दे, है ना। C0 से हम लोग क्या शो करेंगे, कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ रहे हैं। और इंड्यूस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को क्या डिफाइन करोगे, इट डिपेंड्स अपॉन, हाँ, डिपेंड्स अपॉन इनकम, कह सकते हैं इनकम, यानी इनकम राइजेज, एक्सपेंडिचर, हाँ, अल्सो राइजेज, हो गया। अच्छा, इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अब क्या करोगे, ये ले लेंगे और इसका ये स्लोप ले लेंगे, ये 0, ये y, ये c, आई हो जाएगा c, ये हो जाएगा आपका फंक्शन cy का हो जाएगा। इसका, हाँ, इसका जो स्लोप है, यानी अगर इसको a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, इसको c ले लेते हैं, यानी MPC जो होगा वो होगा AB बाई BC, जो होगा लेस देन 1, है ना, जो 1 से कम होगा। आ रहा है मन समझ में बात ना। अच्छा, इसीलिए आप कह सकते हैं कि हाँ, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, aggregate consumption expenditure is the कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर्व लिख दे, कर्व लिख देते हैं, इज द वर्टिकल summation of, हाँ, ऑटोनोमस लिख देते हैं ना, उतना आलस क्या करें, ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर्व्स, इंड्यूस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा ना, अब इसको हम अगर करना चाहें तो 1, 2, 3, तो ये अगर हम मान लें और इसको ये मान लें, तो अब इन दोनों का सम अगर यहाँ पर है तो इसका अगर डिस्टेंस लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये मान लो यहाँ पर हो गया, है ना, ये डिस्टेंस, ये मेंटेनेंस यहाँ पर हो गया, इसको C0 ले लिया। अच्छा, अब अगर यहाँ पर लेना चाहते हैं, है ना, तो इसको ऐसे बना, रुक जा, इसको फ्रेश पन्ना बना देते हैं, इसे देखो, ये ले लेंगे, इधर भी बाई 0C, ये भी हमारा इनकम है, ये भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये भी y है, इधर भी इनकम हो गया, इधर C हो गया। एक यहाँ से कांस्टेंट बना दें और एक इसका इंड्यूस्ड बना दे, एक इसका यहाँ से इंड्यूस्ड बना दे,
है ना, ये C0 हो गया और मान लो C'(C0) हो गया और इसको CY कर देते हैं। तो देख अब ये जो इतना डिस्टेंस है ये हम इसको यहाँ पर मेजर कर लेते हैं, वो पेन से मेजर कर लेना। हाँ, अब यहाँ से अगर हम इसको लेते हैं ये, तो मान लो इनकम जब y1 हुआ तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेन तो इतना ही रह जाएगा यहाँ पे, ये तो यहाँ पर इतना रह जाएगा मेजर। अब प्लस ये जो पोर्शन है ये इसमें अटैच हो जाएगा, तो मान लो यहाँ पर आ गया। आ रही बात समझ में। अब इनकम अगर मान लेते हैं कि हमारा बढ़कर यहाँ हो गया by2, तो क्या होगा कि आपका ये तो सामने रह जाएगा, यहाँ पे ये तो ऑलवेज रह जाएगा अमन। अच्छा, अब हमारे पास इतना डिस्टेंस अटैच हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये हमारा हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ से जो मिलाएंगे ये हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हो गया, है ना, यही हो गया। अच्छा, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = C0 + CY। समझ रहे हो अमन? जहाँ हाँ इक्वेशन हो गया, ये आपका क्या निकल गया, कंजम्पशन फंक्शन इक्वेशन हो गया। कंजम्पशन फंक्शन इक्वेशन क्या हो गया, y = C0 + CY, जहाँ पे C0 जो है हमारा, ये जो है ये हमारा है ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और C जो है स्मॉल c, ये हो गया MPC। MPC का डिफिनेशन अभी हम लोग करेंगे। ये हो गया हमारा MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और बाई हो गया हमारा इनकम। बाई क्या हो गया, इनकम। इसी को कई किताबों में y = A + B/, लिखा रहता है। कुछ किताबों में देखोगे तो इक्वेशन A + B/, लिखा हुआ मिलेगा, जहां लिख देगा कि A जो है हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से इसका रिलेशन है, और B जो है MPC है, यानी स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन कर्व। MPC रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन कर्व। आ रही बात समझ में अमन? कब पढ़ा था? ये बात समझ में आ गए? हाँ हाँ, वही चीज होगी। अब आ जाइए कि हमें यहाँ लेना है एक अच्छा, इसको पहले एक डिफाइन कर दें। हाँ हाँ, सिंपल, आप लोग कर लीजिएगा। अब होता है कि MPC, दो टर्म्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। MPC का फुल हो गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका होता है ΔC/ΔY। समझ रहे हैं ना? चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन इनकम, डिस्पोजेबल इनकम।
नहीं, MPC stands for marginal propensity to consume. It is the ratio of change in consumption expenditure to change in income. ये तो डिफिनेशन तो लिखा जा सकता है। अच्छा, और ये जो है शो करता है क्या, स्लोप ऑफ कंजम्पशन का, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व है ना। और एक है एपीसी। एपीसी ये है एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, रेशियो ऑफ एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंशन टू इनकम, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू इनकम। समझ में आ रहे हैं? ठीक, अब यहां से एक चीज सीखिए, रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी। एपीसी का फुल फॉर्म हो गया एवरेज, हाँ, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। है ना। अब देखिए, एपीसी एमपीसी नहीं, इसको सेविंग के साथ करेंगे तो आएगा। रिलेशन बिटवीन एपीसी, ऐसा करते हैं, अब इसको रहने देते हैं, ये जब सेविंग पढ़ाएंगे तब इसको लेकर आएंगे, है ना, क्योंकि आगे हम लोग प्रूव करेंगे एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, इस पर मैथ रहेगा, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, ये आगे सिखाएंगे। और ऐसे सीखना बहुत आसान है, ये सीखना जो है बहुत आसान है, बता देते हैं यहीं पर, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ तो लोगे, है ना। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ तो लोगे, क्या कि सेविंग तो कर ही लोगे। देखिए, आप जो है केंसियन मॉडल में आप होता है कि y जो है किसके किसके बराबर होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग, टोटल इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। सेविंग वाले में फिर और डिटेल्स कर लेंगे, अब ये आ गया तो यहाँ समझा देते हैं ताकि इससे आगे कुछ बढ़ेंगे, फिर जहाँ जरूरत होगा ले लेंगे। हम लोग थोड़ी किताब, हाँ, अकॉर्डिंगली चल रहे हैं कि ये काम करनी है, बस ये चीज़ें यहाँ लगेगा, जहाँ जहाँ जो टूल्स लगेगा उसको हम लोग यूज कर लेंगे। तो कहते हैं कि टोटल इनकम माने ये हो जाएगा आपका किस सेक्टर में, हाउस होल्ड सेक्टर में, हाउस होल्ड सेक्टर। तो कहता है कि क्योंकि क्या कहा गया कि इनकम इंक्रीजेज, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर also increases but not by as much as income increases, यानी that means some portion of current income may be saved or may be dissaved. If income is below then current consumption expenditure, that means your dissaving increases, आपका डिसेविंग इंक्रीज करता है, यानी सेविंग आपका घटता है। व्हेन योर इनकम इज मोर देन द करेंट एक्सपेंडिचर, देयरफॉर सम पोर्शन ऑफ इनकम विल बी अनकंज्यूम्ड, विल नॉट
spent on current consumption expenditure. Therefore, the remaining portion of the income which is not spent is called saving. That means saving is the difference between income and consumption expenditure or spendings. Clear? Therefore, y must be equal to c plus s. S for saving, है ना, S for saving. अब आइए, now dividing both side by both side by what will we get? C by equal to APC और S by equal to APS. इधर हो जाएगा 1. दिस इज योर फार्मूला. APC प्लस APS इक्वल टू 1. Therefore, APC इक्वल टू 1 माइनस APS और APS इक्वल टू 1 माइनस APC. You may get to another relations. आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं. अमन, है ना? क्योंकि ऐसे सेविंग अभी हम लोग नहीं किए, चूंकि हम कंजम्पशन से ही आपको कहा था कि सेविंग कर लीजिएगा, सेम चीज जो इसमें बतला रहे हैं वही चीज उसमें हो जाएगा. बाकी जिनको जो हो दिक्कत होगा पूछेगा. अच्छा, उसी ढंग से दूसरे करते हैं कि y इक्वल टू क्या होगा? C प्लस S change in income that refers to change in consumption expenditure and change in saving, both side divided by delta y equal to delta C by delta y plus delta S by डेल्टा वाई. ये डेल्टा बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं भाई? क्या मजाक है? यानी 1 इक्वल टू MPC प्लस MPS, है ना? यहां से भी एक संबंध एस्टेब्लिश हो गया. हाँ, यानी कि MPC इक्वल टू 1 माइनस, ले वहां MPS लिखना चाहिए था. कार ये लड़का बोलता है. MPC इक्वल टू 1 माइनस MPS और MPS इक्वल टू 1 माइनस MPC. खैर, ये बात तो हो गई. ये तो हम लोग ठीक इसी ढंग से सेविंग भी निकालेंगे. सेविंग पर कहानी बताएंगे आगे. हम लोग यहाँ पर थे. ये एक अलग चीज हो गए. ये वाला बोर्ड अलग से हो गया, है ना? अब आइए, हम लोगों को ये जानना है क्या, ये भी कभी कभी पूछता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन. मतलब समझ रहे हो क्या? व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्मिनेंट्स? द फैक्टर दैट अफेक्ट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिंग. द फैक्टर, हाँ, माने इन्फ्लुएंस जो डालता है कंजम्पशन स्पेंडिंग पे, उसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड कहते हैं, कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं. जैसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड था. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड्स में क्या क्या था? जैसे कह सकते हैं प्राइस ऑफ इट्स ओन, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, इनकम लेवल, है ना? ये सब हाँ, इनकम लेवल, वेदर, दे आर सो मेनी. अब यहां पर भी उसी ढंग से कि कंजम्पशन स्पेंडिंग को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो
आपको इन्फ्लुएंस्ड करता है। तो इसमें जो है कई तरीक़ा से बात कही गई है। इसमें जो है पढ़ोगे अगर किताब में, तो इसमें कहता है कि किन्स ने जो अपने कंजम्पशन फंक्शन में जो मेन डिटर्मिनेंट लिया वो था डिस्पोजेबल इनकम। फर्स्ट जो था वो क्या था? डिस्पोजेबल इनकम। आपका जितना इनकम होना है वो आपके डिस्पोजेबल इनकम पर डिपेंड, आपका जितना स्पेंडिंग करना है, प्लानिंग कर रखे हैं, डिजायर्ड स्पेंडिंग जो है वो आपके इनकम पर है, डिस्पोजेबल इनकम पर। हाँ, इसी को 3 अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग ढंग से इसको व्याख्या किया कि इन्होंने किस पर लिया? डिस्पोजेबल इनकम। एक ने लिया रिलेटिव इनकम, उसका नाम जे ड्यूसेनबेरी था। जे ड्यूसेनबेरी होगा, डसनबेरी भी कह सकते हैं, है ना। उन्होंने जो ला दिया वो जो उनकी हाइपोथेसिस थी वो थी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के आधार पर उन्होंने कहा कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, स्पेंडिंग्स जो है वह जे ड्यूसेनबेरी होगा रे, जे DUESENBERY, ड्यूसेनबेरी, BERY, ड्यूसेनबेरी। इनका जो था रिलेटिव इनकम, जेम्स ड्यूसेनबेरी ना, BERY ना कि डबल RY? डबल RY। ले, पूरा मिट गया, इसीलिए पूरा समेट के नहीं लिखना चाहिए। DUE है ना, ड्यूसेन BERRY, डसनबेरी। इनका था रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। इसके माध्यम से हाइपोथेसिस हर लोगों ने अपने अपने ढंग से दिया। ये चीज़ें उसे नहीं लिखनी चाहिए, लेकिन तुम लोग पढ़ोगे इसलिए एक मैटर दे देते हैं ताकि कंटेंट पढ़ोगे। ये वाला तुम नहीं पढ़े होगे, हाइपोथेसिस ये वाला टर्म्स नहीं आया होगा, वो कह के निकल गया होगा डिटर्मिनेंट्स, और उसमें हायर किताब में पढ़ेगा तो पढ़ा था जे डसनबेरी को। हाँ हाँ हाँ, वो तो हम बताएंगे, इसीलिए तुम देखिए इधर जगह छोड़े हुए हैं, है ना। माने किन्स ने कौन सा लिया था? डिस्पोजेबल इनकम हाइपोथेसिस। आप लिख लेना कि किसके आधार पर होगा। तो किन्स ने जो है मेन डिटर्मिनेंट किसको लिया? डिस्पोजेबल इनकम को, माने डिस्पोजेबल इनकम हाइपोथेसिस किन्स का, और जे डसनबेरी का रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस है। इसके अंदर जो है उन्होंने ये कहा डसनबेरी ने कि जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो अपने इनकम के तुलना में अपने अगल बगल के माने नेबर्स इनकम यानी आपके पड़ोसी का क्या खर्च है उसके अनुसार आप अपना खर्च को कमाते बढ़ाते हैं। बात समझ में आ रहे हैं? इस हाइपोथेसिस के आधार पर उन्होंने मैंने बातें कहें। वो रिलेटिव एक जो है आपका डसनबेरी है और एक मिल्टन फ्राइडमैन है और एक है मिल्टन फ्राइडमैन होगा, मिल्टन फ्राइडमैन। इसका मतलब ये सब जो नेम है जो कल हम लोग पढ़ रहे थे मिल्टन फ्राइडमैन, देखते हो इसका स्पेलिंग मिल्टन फ्राइडमैन। ये जो हैं ये सब पोस्ट केंसियन हुए हैं, क्योंकि किन्स के थ्योरी के बाहर बात कर रहे हैं बाद, इसलिए ये जो है सब किन्स के बाद हुए हैं, आफ्टर किन्स या कंटेम्पोरेरी। इनका जो है ये फ्यूचर एक्सपेक्टेड जो है ये होगा। देख तो किसका है? मिल्टन फ्राइडमैन का। कौन सा थ्योरी है, कौन सा हाइपोथेसिस है? ये रिलेटिव है। और एक का जो है
मिल्टन फ्रीडमैन एक और है नाम, चलो ठीक है, इस पर हम देख के बता देंगे। डसनबेरी, मिल्टन फ्रीडमैन, एक 3 गो है हाइपोथेसिस, ये रिलेटिव और वो है एक्सपेक्टेड है शायद ना, ठीक है, ध्यान में आएगा तो बता देंगे। वैसे जो है फाइनली जो आपके एग्जामिनेशन में लिखना है अमन, ये तीनों नाम हमारे दिमाग में नहीं है। फ्रीडमैन है सर, मेन FRIED ना, हाँ सर, MAN है सर। फ्रीडमैन, यस सर। हाँ हाँ, इसका देख तो थ्योरी क्या दिया है, कौन सा हाइपोथेसिस है, ये तो ऐसे मनी पर बहुत ज़्यादा काम किया है मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है बता देंगे। देख ये सब तो अदर इंफॉर्मेशन हो गए, समझ बता रहे हैं ना, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है इसमें 4, कौन कौन, ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स, ये ना पढ़े थे, या हाँ ऑब्जेक्टिव फैक्टर, ऑब्जेक्टिव फैक्टर को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फैक्टर को कौन सा फैक्टर कहेंगे, इकोनॉमिक फैक्टर्स, हाँ दूसरा सबको क्वांटिफाई कर सकते हैं। दूसरा जो है क्या है, सब्जेक्टिव फैक्टर्स, इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, हाँ साइकोलॉजिकल फैक्टर। और क्या होगा, और क्या पढ़ा है, स्ट्रक्चरल फैक्टर, और है ले हमें भूल गए, फिस्कल, फिस्कल फैक्टर्स। अरे गवर्नमेंट अगर टैक्स को घटा देगा, गवर्नमेंट अगर टैक्स को घटा देगा तो आपका रियल डिस्पोजेबल इनकम क्या होगा, बढ़ जाएगा, चाहे रियल बढ़े चाहे नॉमिनल बढ़े, इनकम बढ़ने से मतलब है। सरकार अगर टैक्स को रिड्यूस कर देती है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम, उसका रियल इनकम इंक्रीज कर जाएगा, अतः उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर also जो है क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। सरकार अगर सब्सिडी बढ़ा देती है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये दोनों काम किसके हिस्से में जाएगा, फिस्कल फैक्टर के अंतर में ना। अच्छा, अब अगर ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स में लो तो कौन कौन सा फैक्टर्स ले सकते हो, हाँ हाँ, इसमें आप ले सकते हो इकोनॉमिक में, आप कह सकते हो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमिक फैक्टर है। अगर RBI RETE ना होगा, अगर RBI रेट ऑफ इंटरेस्ट को बने गिरा दे, बने लोअर कर दे, कम कर दे, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि उसकी सेविंग बढ़ जाएगी। सॉरी, अगर इंटरेस्ट बढ़ा देता है तो उसकी क्या होगी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दे तो सेविंग का रेट, सेविंग जो है बढ़ जाएगा, कंजम्पशन घट जाएगा। और अगर रेट बढ़ा दे, रेट घटा दे, तो फिर वो क्या करेगा, वो वर्तमान जो है सेटिस्फैक्शन को वो डिफर नहीं करेगा फर्दर के लिए, वर्तमान को ही कंज्यूम करेगा। चूंकि इंटरेस्ट बढ़ जाने से उसके अमाउंट्स पर ज़्यादा पैसा मिलेगा, अतः वो वर्तमान कंजम्पशन को वो टाल देगा, है ना। बात समझ में आ रहे हैं। दूसरा क्या होगा इकोनॉमिक फैक्टर, इस पर सवाल आता है। दूसरा कह दो क्या,
ना, वो तो डिटर्मिनेंट्स तो है ही, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स में तो उसी से सब आ रही है बातें कि इनकम किस किस तरीके से कम बेसी हो सकता है। सेल्स इफॉर्ट्स मतलब जैसे आपको लेने का मन नहीं है, लेकिन क्या बात है, ऑफर निकल गया है ना, कोई लॉटरी दे दिया, कोई आपको कोई ऑफर हो गया कि 2 में 1 फ्री, तो एडवर्टीजमेंट कर दिया, खाओ गगन रहो मगन, तो क्या है, एडवर्टीजमेंट है। तो एडवर्टीजमेंट से भी लोगों के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, वो भी मोटिवेट होते हैं कि नहीं होते हैं। एड चलता है तो एड से भी लोगों का एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो एड क्या करता है, लोगों को मोटिवेट करता है अधिक से अधिक खर्च करने के लिए, इससे भी एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। और क्या कह सकते हो अमन, आए, हाँ, वैल्यू ऑफ वेल्थ, वैल्यू ऑफ वेल्थ। अगर आपके पास वेल्थ का क्या पोजीशन है, वेल्थ बढ़ेगा तो उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ती रहती है, अप्रिसिएट करता है समय से, वो अप्रिसिएट करता है, जैसे रियल एस्टेट है, बॉन्ड्स है, या जो भी कुछ है, तो उससे भी आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में भी परिवर्तन होता है। और क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो एक होता है डिफर्ड, अच्छा ये एक कह सकते हो, डिफर्ड भी कह सकते हो, डिफर्ड पेमेंट। और क्या कह सकते हो, बोल। डिफरेंट पेमेंट का मतलब वो सर बाकी है सर ना, यहाँ पर डिफर्ड पेमेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे भी कोरोना पीरियड हुआ, जैसे नोटबंदी हुआ, तो नोटबंदी के समय क्या कर दिया कि आपको 4000 से ज़्यादा नहीं निकालने देंगे, तो आपको रिस्ट्रिक्ट कर दी गई। जैसे ही वो रिस्ट्रिक्शन, वो रिस्ट्रेन भी यूज होता है, रिस्ट्रेन, जैसे ही वो लिमिटेशन हटा दी गए, वैसे ही खर्च क्या, वैसे ही क्या हुआ, एक्सपेंडिचर आपका बढ़ जाता है, समझ रहे हैं ना। तो उस तरह का रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि मान लेते हैं कि एक कंट्री जो है किसी युद्ध में फंसा हुआ है, वार में फंसा हुआ है, तो वहाँ पर वो क्या करेगा, आपके वर्तमान खर्च को कह देगा कि आप टालिए, एक लिमिट, एक रिस्ट्रिक्शन बना देगा, समझ रहे हैं। तो उस सिचुएशन में जब वो रिस्ट्रिक्शन हटता है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। और क्या कह सकते हो, 4 को काफ़ी है, हाँ बोलो, हाँ बुक लेके कहाँ बैठा है रे, ए ओ तुम बोला है कि बुक से देख के बता रहा है यार, बता, हम भी छोटा मोटा किताब हैं कि नहीं, हाँ छोटा मोटा किताब है कि नहीं। क्रेडिट फैसिलिटी से भी तो बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा उधार का अगर हाँ बोलो। सेल्स एडवर्टीज, क्रेडिट फैसिलिटीज हो गया कि ठीक है आपका पेमेंट 10 दिन बाद दीजिएगा, हायर परचेज की सहूलियत है, ये सब चीजें भी आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बढ़ा देता है। अच्छा, साइकोलॉजी में क्या दोगे, यानी साइकोलॉजी में क्या दे सकते हो, एक्सपेक्टेशन, हाँ मैंने एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड इनकम कि आगे चलकर जो है हमारा कुछ इनकम बढ़ेगा, एक्सपेक्टेशन है कि अगले महीना से हमारा इनकम ऐसे से इतना हो जाएगा, तो वर्तमान में ही जो एक खूब मुर्गा चलेगा, है ना। एक्सपेक्टेशन है कि हमारा जो होल्डिंग्स है, शेयर होल्डिंग्स है, उसका कीमत बढ़ेगा, तो हाँ, तो उसके अनुसार क्या करेंगे, वर्तमान में हम पहले ही खर्च को बढ़ा रखे हैं या बढ़ा देते हैं। और क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन है, और हाँ सोशल स्टेटस,
है ना, आपका सोशल स्टेटस सिंबल हो गया कि अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए कि दूसरा से हम कम क्यों रहें, स्टेटस, स्टेटस ना हो जाएगा, TATUS ना, अपना सोशल स्टेटस को मेंशन करने के लिए हम दूसरा से कम काहे रहेंगे। तो उस सिचुएशन में भी आपका खर्च क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। हेयर स्टाइल भी नहीं होगा, अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, और भी इसमें जो आएगा एक आध दो को लिख लेना, या है ना, डिटर्मिनेंट्स में अगर ऐसे भी 4 को इसमें से ले लोगे, 1 2 को इसमें से ले लोगे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में, तो बात आ जाएगी। स्ट्रक्चर में क्या ले लोगे, स्ट्रक्चर में कह सकते हो हाँ डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लिख दे। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन की जगह और बढ़िया से वर्ड लिख देना रे, हाँ, री एलोकेशन ऑफ इनकम या एलोकेशन ऑफ इनकम, यहाँ री न भी लगाओ, डिस्ट्रीब्यूशन तो होता ही है। एलो दो ना माने जो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, जो भी नेशनल वेल्थ होते हैं, उसको जब डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो उसको एलोकेशन कहते हैं, एलोकेट करना, डिस्ट्रीब्यूट की जगह एलोकेट करना, आवंटन ऐसे होता। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है क्या, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वितरण। सरकार वितरण नहीं करती है, सरकार क्या करती है, आवंटन करती है। देखते हो कि लिखा रहता है आवंटन, आवंटित, एलोकेशन। खैर ऐसे कोई हाँ, एलोकेशन में डब्ल्यू नहीं है, देख तो, एलाउ से तो एलोकेशन बनेगा यार। अच्छा रुक, दिख है, बैठा हुआ है, देख लेगा, सही कर लेते हैं। बोलता थे लड़का एलोकेशन में, यहाँ पे तो दिखा रहा है ALLOCA। हाँ वही बोल रहा है, वही बात वो बोल रहा है। ऐसा ही एक बार एक शब्द में फंसे थे, तो एलोकेशन लिख देते हैं, री एलोकेशन लिख देते हैं, ALLOCATI। ऐसा ही एक बार मेंटेनेंस में लिखे थे हम, होता है कभी कभी, इसलिए बार बार कहते हैं ना डिक्शनरी देखो, क्योंकि डाउटफुल होता है, ऊपर से रिकॉर्डिंग होता है, होने तो क्या फर्क पड़ेगा, गलत लिख दिया, कोई दिक्कत है नहीं ना। आए, अरे इसीलिए हम लिखते हैं हर जगह सबसे पहले, अपने आप को बचाने के लिए। हाँ, टू एर हिज ह्यूमन, टू एर हिज ह्यूमन, ये हमेशा हम लिख देते हैं। हाँ, टू एर हिज ह्यूमन। तो रीएलोकेशन ऑफ इनकम, ये स्ट्रक्चरल चेंज है। सरकार क्या करेगी कि जो अमीर हैं उससे जो है टैक्स लेंगी, और फिर उसको जो है गरीबों की तरफ, यानी कि जो माने पुअर पर्सन है, पुअर सोसाइटी है, उस सोसाइटी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो उससे क्या होगा, उसका बने स्पेंडिंग बढ़ेगा, ओवरऑल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। जैसे कि मनरेगा है, सरकार कहती है गड्ढा खोदो, गड्ढा फिर उसी गड्ढा को भर दो, तो लोग कहते हैं कि फालतू काम दिखते नहीं है, जब तो हमेशा देखोगे बने रंगते रहता है, क्योंकि कहा फालतू में अभी गंदा हो जाएगा फिर रंग रहा है। मजबूरी है सरकार को, क्योंकि वो फंड को रीएलोकेट करती है, ताकि वो जो मैंने कह सकते कि नॉन एक्टिव जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उसको एक्टिव करना, ताकि उसको जो है अमीरों से जो टैक्सेशन लिया, जो रोड ट्रांसपोर्टेशन से टैक्स मैंने आपका टैक्सेस लिया, वो टैक्सेस को फिर सरकार उन लोगों तक देती है, ताकि वो लोग भी कुछ अपने यहाँ उसमें आए। दूसरा क्या लिखोगे स्ट्रक्चर में, डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक थ्योरी किसने दिया था, यही ना कल हम बता रहे थे, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है ना, माल्थस डेमोग्राफिक थ्योरी, उसी ने बताया था। माल्थस ने क्या बताया था कि
पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। और जो खाद्यान्न है, जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 ऐसे होगा। इसी थ्योरी के आधार पर उसने एक डायग्राम बनाया, कहा कि ये जो है हमारा पॉपुलेशन का है, ये जो है हमारा एग्रीकल्चर का, प्रोडक्शन का। तो ये जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे गैप हो जाएगा। इसी गैप को पॉपुलेशन एक्सप्लोशन कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट नाम सुने हो ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। तो जब, हाँ, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन कब? जब ये दोनों का गैप अधिक हो जाए एक सर्टेन पीरियड में, है ना, तो वो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन कहलाता है। खैर, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हम लोग जब ग्रेजुएशन कर रहे थे 90 में, तो ये शब्द बहुत ज़्यादा होते थे। अब तो नहीं होते हैं। कारण था कि उस समय जनसंख्या जो है 2.1 की कितना % से बढ़ रही थी। उसी समय फिर सरकार जो है, कांग्रेस सरकार ने वो लेकर आया था नीति, हम दो हमारे दो, है ना। इसी को कंट्रोल करने के लिए जब इमरजेंसी हुआ था तो इंदिरा गांधी के जो बेटा थे संजय गांधी, नसबंदी किया था, स्टरलाइजेशन या क्या बोलते हैं उसको, है ना। उसमें जो है काफ़ी बदनामी भी हुई थी। तो उस समय जनसंख्या का तेजी से जो है वृद्धि हो रही थी। अब तो घटकर कम हो गया है, 2% से नीचे हो गया जनसंख्या वृद्धि। नहीं तो उस समय जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ी थी। मतलब सर अभी जागरूक हो रहा है, जागरूक हो रही है सब चीज पे? नहीं, आप चूंकि अगर वो बात सुनने में अब नहीं आ रही है कॉलेज बने एकेडमिक में उतना, तो इसका मतलब होता है कि अंडर कंट्रोल है, और नहीं तो चर्चाएं होती रहती। नहीं, मेजर लेवल पर तो होते रहती। हाँ, तो इसमें स्ट्रक्चरल फैक्टर्स में आप डेमोग्राफिक ले सकते हो, प्लस अभी जैसे हो जाता है कि अभी नेसेसरी हो गया कि आपको नेट का सुविधा लेना है, तो ये स्ट्रक्चरल चेंज है, इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंज है, जो कि अननेसेसरी या नेसेसिटीज हो गई वर्तमान का, जिस पर कि मिनिमम कॉस्टिंग आपको करना ही करना है। ये आपका ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर में आज के दौर में चला गया, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ खर्च करना ही पड़ेगा। आप फाइनल यूजर हैं तो उसको तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर रखना होगा। आ रही बात समझ में, अमन? अच्छा, और फिस्कल के अंदर में जो गवर्नमेंट के द्वारा तो तय होते हैं, जैसे आपका टैक्स हो गए, सब्सिडी हो गए, सरकार का बोरिंग, ये सब्सिडी हो गए, और क्या कह सकते हो, सरकार की सब्सिडी हो गए, और कह सकते हैं कि सरकार जो है बोरोइंग्स करती है, या सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करती है। यानी कि कह सकते हैं कि जो फिस्कल पॉलिसीज हैं, जो कि इकोनॉमिकली, क्योंकि सरकार का फिस्कल पॉलिसी वो इकोनॉमिक पॉलिसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी तो है नहीं। तो जो भी उसमें सरकार जो है, जो भी फिस्कल पॉलिसी अप्लाई करती है, या जो भी कह सकते हैं कि आप ये आरबीआई पॉलिसी लगाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, मेनली सबको घुमा कर एक जगह पर ला सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स। क्या कि तो ऐसे यही समझेंगे, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, सब्जेक्टिव फैक्टर्स यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स एंड फिजिकल फैक्टर्स। तो इसमें देखिए कितने हो गए, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10, 11, 12 पॉइंट्स हो गए। तो दो को माने आप अटैच करते जाएंगे तो आपका एक माने जो इतना चाहिए रिक्वायरमेंट्स 6 नंबर के आंसर देने के लिए उतना तो हो जाएगा। सर खाली नाम लिख देना है कि नहीं, ग्रेजुएशन का परीक्षा देगा नाम खाली लिखेगा, कमाल करता है। ग्रेजुएशन का परीक्षा है तो क्या करिएगा, थोड़ा सा मतलब जानकारी देना होगा। जानकारी देना होगा ना। ये हमारा पॉपुलेशन, हाँ, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हो गया। माल्थस का, हाँ, डेमोग्राफिक एक्सप्लोशन, हाँ, डेमोग्राफिक वो बात है, डेमोग्राफिक थ्योरी है, माल्थस डेमोग्राफिक थ्योरी। देखना ये इंस्टीट्यूट था, MIT का ये सब था,
हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसेच्यूट, इसका उच्चारण हम नहीं कर पाते, मैसेच्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ये सब उस समय के प्रोफेसर्स थे। हाँ, मैसेच्यूट ऐसा ही कुछ है, प्रोनाउंसिएशन हम नहीं उसका प्रॉपरली करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, एक समय इंस्टीट्यूट जो है वर्ल्ड को कई थ्योरीज दे रहा था, है MIT। मैसेच्यूट्स है ना, मैसेच्यूट्स होगा, टेक्नोलॉजी कहाँ है? ये आपका MIT कहाँ का देखना। उस समय इस इंस्टीट्यूट का कई माने प्रोफेसर्स वर्ल्ड को माने कई, इसको हम पढ़ रहे थे MIT को, उसमें ज्योग्राफी में पढ़े थे। MIT भारत में थोड़ी है, विदेश के इंस्टीट्यूट्स हैं, उसका एक पोर्शन होगा। हाँ, कहाँ? एक्सप्लोशन का स्पेलिंग गलत लिख दिया। हे प्रभु, तो अमन आज इतने रहने देते हैं, आज इतने रहने देते हैं। तो इतना बात समझ में आ गया ना, इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये वाले रहने देते हैं, इसको पूरा कर लेना। 3 गो है, डजनबरी, मिल्टन फ्राइडमैन और एक और है। तीनों ने अपने अलग 3 अलग अलग हाइपोथेसिस है। एक तो है किसका, किन्स का, जो आपका ये है कह सकते हैं डिस्पोजेबल रिलेटिव, हाँ डिस्पोजेबल रिलेटिव, यूनाइटेड स्टेट्स से अमेरिका। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में इस पर कुछ और काम कर ले लेंगे। और अगले क्लास, नेक्स्ट क्लास के बारे में सर से देखो, टाइम देख लेना कौन सा होगा। सैटरडे को तो नहीं होगा, 25 तारीख को। सर अब तो 2 ही दिन बचे हो, मतलब कल फ्राइडे है, फिर सैटरडे। हाँ, तो कल देखते हैं अगर कोई सर का क्लास अब हो रहता है तो आप लोग को सूचना दे देंगे, तो हो सकता है कि 5 से 7 वाला कोई क्लास लेना होगा तो सर से बात कर लेंगे, तो हम भी अर्लियर बोल देंगे 3 बजे के आसपास। तो आज इतना पर आप लोग एक तैयार कर लीजिएगा, क्या नाम है, मैटर्स है ना। तो हाँ, सब पर एक छोटा छोटा स्टोरी बना लीजिएगा, किताब अपनी है, हाँ अपना अपना स्टोरी बना लीजिएगा ताकि काम आएगा। तो डिटर्मिनेंट्स हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटर्मिनेशन कर लेंगे किसका, इक्विलिब्रियम नेचुरल इनकम का, और उसमें कुछ और चीज़ें कर लेते हैं, है ना। ओके ओके ओके, गुड नाइट, फिर मिलते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ए लड़के, क्या वो फोटो खींच, हाँ फुल लेना, हाँ देख एगो फोटो खिंचवा रहे हैं, 2-3 गो खींचना।